क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर चल रहा था फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट, पार्ट नंबर 5। इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंस प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो। तो पहला पॉइंट हमारे को दिया गया डेबिट एंड क्रेडिट साइड्स। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है इसमें दो साइड होती है, डेबिट एंड क्रेडिट साइड। लेफ्ट साइड बाई तरफ जो होती है वो डेबिट होती है, दाई तरफ जो होती है वो क्रेडिट साइड होती है। डेबिट एंड क्रेडिट साइड्स। बैलेंस शीट की हम बात करें तो इसमें डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं होती। यहाँ पर जो साइड होती है उनके नाम होते हैं लायबिलिटीज़ एंड एसेट्स। तो यहाँ पर दायित्व और संपत्ति दो पक्ष दो साइड्स होते हैं। इट हैज़ लायबिलिटी एंड एसेट साइड्स। सेकंड पॉइंट है पीरियड या फिर अवधि। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निश्चित अवधि के लिए बनाया जाता है। इट्स प्रिपेयर्ड फॉर द फिक्स पीरियड। कहने का मतलब ये है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हेडिंग हमने डिस्कस किया था, ये होता है फॉर द पीरियड एंडिंग ऑन 31 दिसंबर। ये जो वर्ष ख़त्म हो रहा है 31 दिसंबर को उसके लिए बनाया जाएगा, मतलब ये पूरे वर्ष के लिए बनाया जाता है। बैलेंस शीट की हम बात करें तो निश्चित तिथि को बनाया जाता है। इट्स प्रिपेयर्ड ऑन द स्पेसिफिक डेट, जैसे बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर। ये 31 दिसंबर तारीख को हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की पोजीशन क्या होती है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है थर्ड, टू एंड बाय वर्ड्स। टू और बाय शब्दों का प्रयोग। तो यदि हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तो इसमें डेबिट साइड पर जो एंट्रीज आती हैं उनसे पहले टू शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्रेडिट साइड पर जो एंट्रीज आती हैं उनसे पहले बाय शब्दों का प्रयोग किया जाता है। टू इज़ टू बी यूज्ड ऑन द डेबिट साइड एंड बाय इज़ टू बी यूज्ड ऑन द क्रेडिट साइड। बैलेंस शीट की हम बात करें, दीज वर्ड्स आर नॉट यूज्ड। इन शब्दों का प्रयोग बैलेंस शीट में नहीं किया जाता। चौथा पॉइंट हमारा है स्वरूप या फिर नेचर। जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है ये एक अकाउंट की तरह होता है। इट्स एन टाइप ऑफ एन अकाउंट, एक खाते की तरह होता है। बैलेंस शीट की हम बात करें तो ये खाते की तरह नहीं होता है। इट्स एन टाइप ऑफ ए स्टेटमेंट, ये विवरण की तरह होता है, डिटेल होती है। ये एक तरफ एसेट्स लिखे जाते हैं सारे, दूसरी तरफ लायबिलिटीज़ लिखी जाती हैं। अगला पॉइंट है पांचवा, खाते का शेष या बैलेंस ऑफ द अकाउंट। जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है इसमें सारे अवास्तविक खातों के शेष लिखे जाते हैं। बैलेंस ऑफ द इम्पर्सनल अकाउंट्स आर मेंशन्ड हियर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हम बात करें तो इसमें लाभ और हानि लिखे जाते हैं। केवल नॉमिनल अकाउंट्स इसमें आते हैं, नाम मात्र के खाते इसमें आते हैं। इसमें हमारे पर्सनल अकाउंट नहीं आते और ना ही रियल अकाउंट आते हैं। जब हम बात करते हैं बैलेंस शीट की तो इसमें केवल पर्सनल और रियल अकाउंट आते हैं। बैलेंसेस ऑफ द रियल एंड द पर्सनल अकाउंट्स आर कवर्ड हियर। इसमें वास्तविक और व्यक्तिगत खातों के शेष लिखे जाते हैं। अगला पॉइंट है उद्देश्य या फिर ऑब्जेक्टिव। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है इसका उद्देश्य होता है शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि का पता लगाना। द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। बैलेंस शीट स्थिति विवरण की यदि हम बात करते हैं तो बैलेंस शीट एक विशेष स्थिति को, खास स्थिति को, हमारी वित्तीय स्थिति का जानकारी हमारे को कराती है। वित्तीय स्थिति मतलब धन की स्थिति क्या है ये हमारे को बताती है। टू नो अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑन द स्पेसिफिक डेट बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड। सेवंथ पॉइंट है निर्भरता या फिर डिपेंडेंस। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे होते हैं तब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट पर निर्भर नहीं होता, क्योंकि इसके लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो ट्रायल बैलेंस से चाहिए होती है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द बैलेंस शीट, ये चिट्ठे पर निर्भर नहीं होता। बैलेंस शीट या स्थिति विवरण की हम बात करते हैं तो ये लाभ हानि खाते पर निर्भर होता है, क्योंकि बैलेंस शीट पूरी बनती ही तब है जब हम लोग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर कैपिटल में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आने वाले नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को जोड़ेंगे। इट डिपेंड्स अपॉन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। आठवां पॉइंट है समरी या फिर सारांश। पूरे अकाउंट्स की समरी जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं होता। इट इज़ नॉट एन समरी ऑफ द अकाउंटेंसी। हम बैलेंस शीट की बात करते हैं ये पूरे लेखाक्रम का सारांश होता है। इट्स एन समरी ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस। पूरा अकाउंट्स का प्रोसेस जब समाप्त होता है उस टाइम पर बैलेंस शीट बनाई जाती है, मतलब बैलेंस शीट बनती है और उसके बाद सारा अकाउंट का काम खत्म हो जाता है। नाइन्थ पॉइंट हमारा है जोड़ना व शेष निकालना, टोटलिंग एंड बैलेंसिंग। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं बाकी लेजर अकाउंट की तरह इसके भी दोनों साइड का टोटल किया जाता है, जोड़ लगाया जाता है
और इसका बैलेंस निकाला जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस होता है उसको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कहा जाता है। बैलेंस शीट की हम बात करें तो इसकी दोनों साइड का जोड़ तो निकाला जाता है पर शेष नहीं निकाला जाता, क्योंकि बैलेंस शीट जब बनाई जाती है तो उसकी जब लायबिलिटी साइड का टोटल करते हैं और एसेट साइड का टोटल करते हैं तो दोनों साइड का जोड़ या टोटल जो है हमेशा बराबर आता है, इसमें कोई बैलेंस नहीं आता। यदि इसमें कोई बैलेंस आ रहा होता है इसका मतलब है हमारे अकाउंट्स में कहीं पर कोई गलती हो गई। नेक्स्ट आइटम है मदे या फिर आइटम्स। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें तो यहाँ पर आयगत खर्चे और आयगत व्यय की मदेया दिखाई जाती हैं। रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर शोन हियर। केवल जो लाभ हानि की आइटम होती हैं वो भी थोड़े अमाउंट की जो होती हैं वही आती हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बैलेंस शीट की बात करें तो इसमें पूंजीगत व्यय और पूंजीगत आय की मदे प्राप्तियां दिखाई जाती हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स एंड द कैपिटल रिसिप्ट्स आर शोन इन द बैलेंस शीट। बहुत बड़े अमाउंट के जो खर्चे या लाभ होते हैं सामान्यतः वो सभी यहीं पर दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारा आ जाएगा स्थितिवर्ण की मदों को क्रमबद्ध करना। बैलेंस शीट में जो आइटम्स दिखाई जाती हैं, जो फिगर्स दिखाई जाती हैं उनको एक विशेष क्रम से लिखने की प्रक्रिया को मार्शलिंग और अरेंजमेंट ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ कहा जाता है। बैलेंस शीट हमारी जो होती है इसमें एसेट्स और लायबिलिटीज़ जो होती हैं उनको एक विशेष क्रम से दिखाया जाता है। ऐसा नहीं होता कि जैसे मर्जी हम इनको दिखा दें। तो दो क्रम हमारे यहाँ पर होते हैं। पहला क्रम हमारा आ गया तरलता के अनुसार या फिर इन ऑर्डर ऑफ द लिक्विडिटी। तरलता के अनुसार का क्या मतलब हुआ, अब हम देखें इसको। तरलता के अनुसार या लिक्विडिटी का क्या मतलब हुआ, जिन एसेट्स को शीघ्र बेचकर लाभ कमाया जा सकता है, जो तुरंत कैश में बदली जा सकती हैं, उनको हम पहले दिखाते हैं बैलेंस शीट में। फिर क्रमशः मतलब बाद में ऐसी आइटम को दिखाया जाता है जिनसे कि देरी से हमारे को धन प्राप्त होगा, उन संपत्तियों को बाद में दिखाया जाता है। ऐसे ही हम लाइबिलिटीज़ की बात करें तो जिन लाइबिलिटीज़ का भुगतान हमारे को पहले करना होता है उन लाइबिलिटीज़ को हम पहले दिखाते हैं, और जिन लाइबिलिटीज़ का भुगतान बाद में करना होता है उनको हम बाद में या नीचे दिखाते हैं। दूसरा तरीका जो है उसे हम कहेंगे स्थायित्व के अनुसार इन ऑर्डर ऑफ द परमानेंस और फिक्सिटी। स्थायित्व मतलब स्थिरता, परमानेंस। जो संपत्तियां हमारी संस्था में अधिक स्थायी हैं, बहुत लंबे समय तक रहने वाली हैं, उन्हें पहले दिखाया जाता है स्थायित्व के क्रम में। सबसे अधिक तरल संपत्तियों को सबसे अंत में दिखाया जाता है। तरल संपत्तियां मतलब जिन्हें तरल होता है जो कि कैश में तुरंत बदली जा सकती हैं। जिन दायित्वों, जिन लाइबिलिटीज़ का भुगतान सबसे बाद में करना होता है उन्हें यहाँ पर पहले दिखाते हैं, और सबसे पहले लिखा जाता है। जिनका भुगतान सबसे पहले करना है उनको सबसे आखिर में दिखाया जाता है। अब अगला टॉपिक हमारा है उपयुक्तता या फिर सूटेबिलिटी। तो ये क्रम जो हमारे दो बताए गए, कौन कौन से क्रम किन व्यक्तियों के लिए सूट करते हैं। तो एकाकी व्यापारी, सोल प्रोप्राइटरशिप, साझेदारी संस्थाएं, पार्टनरशिप फर्म्स जो होती हैं ये बैलेंस शीट को तरलता क्रम से दिखाती हैं, लिक्विडिटी ऑर्डर में दिखाती हैं। जबकि कंपनी और सहकारी संस्थाएं, समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और कंपनीज जो होती हैं ये अपनी बैलेंस शीट को स्थिरता के क्रम से इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस पर दिखाती हैं। अगला है संपत्तियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ द एसेट्स। अभी हम ये देखने जा रहे हैं कि हमारे जो एसेट्स हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो है उसे हमने कहा स्थायी संपत्ति या फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स वो होते हैं जो बहुत लंबे समय तक हमारे पास हमारी कंपनी में फिक्स रहते हैं। ये वो एसेट होते हैं जो व्यापार को चलाने के उद्देश्य से खरीदे जाते हैं, इसलिए नहीं कि हम इनको बेचेंगे और बेच करके लाभ कमाएंगे। इन्हें लंबी अवधि तक लाभ प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इनका एग्जाम्पल है भूमि मतलब लैंड, भवन, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एट्सेट्रा। अगला जो है हमारे प्रकार वो है चालू या फिर परिवर्तनशील संपत्तियां, करंट और द फ्लोटिंग एसेट्स। ऐसी संपत्तियां जो कि पुनः बिक्री के लिए खरीदी जाती हैं और जिन्हें बेच करके नकद प्राप्त किया जाएगा, नकद में परिवर्तित किया जाएगा, या जो कि बहुत थोड़े समय के लिए हमारे व्यापार में रहेगी, ऐसी ही संपत्तियों को हम करंट और फ्लोटिंग एसेट्स कहते हैं। इसके एग्जांपल्स हमारे को दिए गए बिना बिका माल। हमने सामान तैयार कर लिया है परंतु अभी तक उसकी बिक्री नहीं हुई, तो ये संपत्ति जो है ये कभी भी बिक सकती है और कभी भी हमें इसका कैश प्राप्त हो पाता है। डेटर्स अगला है वो व्यक्ति जिनको हमने सामान उधार दिया है वो कभी भी आकर हमको
उधार का पैसा दे देंगे। अगला है बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस मतलब हमारा बैंक में पैसा है जिसे हम कभी प्राप्त कर सकते हैं। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जिसका कि पैसा हमने डाटा से लेना है वो भी इसमें आ जाएगा। कैश इन हैंड भी आ जाएगा। ये जो चालू संपत्तियाँ ये परिवर्तनशील संपत्तियाँ होती हैं, ये अस्थायी होती हैं, टेम्परेरी होती हैं, परमानेंट नहीं होती, बदलती रहती हैं। इन्हीं एसेट्स को हम फ्लोटिंग एसेट्स और सर्कुलेटिंग एसेट्स भी कहते हैं। अगला थर्ड पॉइंट हमारा है जिसे हम कहते हैं तरल संपत्तियाँ, लिक्विड एसेट्स। ये वो एसेट्स होती हैं जो तुरंत शीघ्र कैश में बदल सकती हैं। इनके विक्रय में किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आती और कैश में परिवर्तित करने पर भी कोई रुकावट नहीं आती। जैसे कि कैश इन हैंड, हमारे पास कैश पड़ा हुआ है, कैश एट बैंक, हमारे पास बैंक में पैसा पड़ा हुआ है। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जिसका कि पैसा हमने प्राप्त करना है। और विनियोग या फिर इन्वेस्टमेंट, जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया है जो तुरंत हमें मिल जाएगा, ऐसे पैसे को इसके एग्जांपल्स में आप शो कर सकते हैं। चौथा पॉइंट हमारा जो आएगा उसे हम कहेंगे काल्पनिक या फिर नाममात्र की संपत्तियाँ। काल्पनिक या नाममात्र की संपत्तियाँ हमारी जो होती हैं जिन्हें फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट्स कहा जाता है। ये वो एसेट्स होती हैं जिन्हें कि कैश में नहीं बदला जा सकता, परंतु बैलेंस शीट की एसेट साइज पर इनको दिखाया ही जाता है। इन्हें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से हर साल हम घटाते रहते हैं। और ऐसी एसेट्स जो होती हैं, क्योंकि हम इनको नाम मात्र की संपत्तियाँ बोल रहे हैं, तो ये वो एसेट होती हैं जब व्यापार बंद होता है तो उन एसेट्स को बेच करके कुछ नहीं मिलता, इसलिए हम इसे कहते हैं ये नाम मात्र की एसेट है। फॉर एग्जांपल प्रारंभिक व्यय, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इसके बारे में हम बिजनेस स्टडीज में पढ़ चुके हैं। प्रारंभिक व्यय, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वो खर्चे होते हैं जो कि व्यापार के प्रारंभ होने के समय किए जाते हैं। इसका एक और जो एग्जांपल है वो है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, स्थगित व्यय। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चे होते हैं जो कि आने वाले वर्षों में, काफ़ी वर्षों में हमारे को लाभ देते रहते हैं। फॉर एग्जांपल एडवर्टीजमेंट। पाँचवा पॉइंट हमारा है क्षयशील संपत्तियाँ जिनको हम वेस्टिंग एसेट भी बोलते हैं। वो एसेट जिनका कि मूल्य समय बीतने के साथ साथ घटता जाता है, इसलिए हम कहेंगे इनकी वैल्यू जो है वेस्ट हो रही होती है, क्षय हो रही होती है। इसके एग्जांपल्स में आप लिख सकते हैं पट्टे की संपत्तियाँ या फिर एसेट्स ऑन लीज। पट्टे पर संपत्तियाँ कौन सी होती हैं जो हमने लीज पर या बहुत लंबे समय पर किराए पर, बहुत लंबे 100-200 साल के लिए हमने किराए पर दे दिया, तो उन्हें लीज पर दी गई संपत्तियाँ कहा जाता है। उसके बाद एकाधिकार इसमें आते हैं, मोनोपोलीज राइट आते हैं और साथ में पेटेंट भी आते हैं। अगला हमारा पॉइंट है 6 पॉइंट है मूर्त व अमूर्त संपत्तियाँ जिनको हम टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। मूर्त संपत्तियाँ, टेंजिबल एसेट्स वो संपत्तियाँ होती हैं जो कि जिनको कि देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, जैसे कि लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, कैश हो गया, फर्नीचर हो गया इत्यादि। अमूर्त संपत्तियाँ, इंटेंजिबल एसेट वो होती हैं जिन्हें देखा छुआ नहीं जा सकता, जैसे हमारे बिजनेस की साख, ख्याति, इज्जत, मान सम्मान जिसे हम गुडविल बोलते हैं। हमारा एकस्व या फिर पेटेंट अधिकार है, हमारी जो हमने पेटेंट कोई वस्तु रखी है उसका। और ट्रेडमार्क हमारा, उसके ऊपर हमारा ही अधिकार है, उसका और कोई व्यक्ति प्रयोग नहीं कर सकता। तो ट्रेडमार्क का प्रयोग हम करते हैं परंतु उसे देखा छुआ नहीं जा सकता। 7 पॉइंट है संभाव्य संपत्तियाँ और कॉन्टीजेंट एसेट्स। तो कॉन्टीजेंट एसेट्स कौन सी होती हैं? ये वो सभी संपत्तियाँ होती हैं जो आज की तारीख में या अभी हमारी संपत्तियाँ नहीं हैं। कोई अगर विशेष घटना घट जाती है तो उसके बाद ये हमारी संपत्तियाँ बन जाती हैं। विशेष घटना के घटित होने पर ये हमारी वास्तविक एसेट्स बन जाएंगी। फॉर एग्जांपल कोई बिल्डिंग है जिस पे केस चला हुआ है, यदि हम वो केस जीत जाते हैं तो वो बिल्डिंग हमारी हो जाएगी और हमारी एसेट बन जाएगी। इन्हें बैलेंस शीट में दिखाया नहीं जाता, पर केवल सूचना के तौर पर बैलेंस शीट के बाहर नोट्स के तौर पर इसे दिखाया जाता है। अगला टॉपिक है दायित्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ द लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी कितने प्रकार की हैं? तो पहला पॉइंट हमारा जो है वो है स्थायी या फिर दीर्घकालीन दायित्व, फिक्स्ड और द लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। ऐसी लाइबिलिटी जिनका भुगतान 1 वर्ष के बाद करना होता है, जिनकी पेमेंट हमें 1 साल से देरी से करनी होती है, उन्हें हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ कहते हैं। फॉर एग्जांपल व्यापारी की पूंजी, जब पूंजी व्यापारी ने लगाई है उसे तब लौटाई जाएगी जब व्यापार बंद होगा।
पब्लिक डिपॉजिट, ये बहुत लंबे समय के बाद पैसा लौटाया जाता है, सामान्य पब्लिक से लिया गया ऋण होता है ये। डिवेंचर्स, ये भी 15-20-25 सालों के बाद पैसा लिया जाता है, उधार लिया होता है ये। दीर्घकालीन ऋण, बहुत लंबे टाइम के लिए लोन लिया, लॉन्ग टर्म लोन्स। सेकंड पॉइंट है चालू या फिर अल्पकालीन दायित्व, करंट और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। करंट या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है ऐसी लाइबिलिटीज जिनकी की पेमेंट हमने 1 वर्ष के भीतर करनी होती है, जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक से हमने ज़्यादा पैसा निकलवा लिया तो हमें हफ्ते 10 दिन के अंदर ये पैसा बैंक को लौटाना होगा। बिल्स पेबल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसका कि पैसा हमने 2-3 महीने में देना है, इसका एग्जाम्पल में आ सकता है। क्रेडिटर्स, जिनसे हम सामान उधार खरीद के लाए थे, उनको पैसा हमने देना है। या फिर आदत व्यय, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऐसे खर्चे जिसका कैश हमने नहीं दिया, ये भी हमको देना पड़ेगा। अगला जो इसमें पॉइंट है वो हमारा है आकस्मिक दायित्व या फिर कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, आकस्मिक दायित्व क्या होते हैं? ऐसी लाइबिलिटीज़ जिनका कि बनना या ना बनना, मतलब ये हमारी लाइबिलिटी बनेगी या नहीं बनेगी, ये किसी घटना के घटित होने पर निर्भर करता है। क्योंकि घटना घटित हो जाएगी तो ये हमारी लाइबिलिटी बनेगी, अन्यथा नहीं बनेगी। ये पॉइंट हमारा है प्राप्य बिलों की अवधि से पूर्व बैंक से बनाने का दायित्व, लाइबिलिटी ऑफ डिस्काउंटिंग बिल फ्रॉम द बैंक बिफोर द मैच्योरिटी। बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि यदि बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डेट ऑफ मैच्योरिटी से पहले ही हम बैंक से डिस्काउंट करवा लेते हैं, अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट ड्रॉई नहीं करता बैंक को, तो ऐसी स्थिति में फिर हमारी ये लाइबिलिटी बनेगी। बी पॉइंट हमारा है दी गई गारंटी। अगर किसी व्यक्ति ने लोन लिया और हमने इसकी गारंटी दी है, तो ऐसी स्थिति में यदि वो लोन का पैसा नहीं देता है तब हमें गारंटी के तौर पर वो पैसा देना पड़ेगा। विचाराधीन अभियोग का मतलब है कोई केस चल रहा है, कंसिडरेशन में है, यदि हम केस हार जाएंगे तब वो हमारी लाइबिलिटी बन जाएगी। ये जो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी होते हैं, कॉन्टीजेंट एसेट की तरह ही इन्हें हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाते, बल्कि उसके बाहर नोट्स के रूप में दिखाते हैं।